सोचकर देखिए, करोड़ों भारतीय छिलछिलाती धूप में लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। हाँ, अपना अपना नेता चुनने के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पर्व है ना। बिल्कुल। लेकिन एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। क्या ये अजीब नहीं लगता कि देश के कुछ सबसे अहम, सबसे ताकतवर और दूरगामी प्रभाव वाले फैसले ऐसे लोगों द्वारा लिए जाते हैं जिन्हें आम जनता ने कभी सीधे तौर पर वोट ही नहीं दिया? ये सच में एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दा है। और आज की इस गहरी चर्चा में हम भारत की राजनीति की उसी भूल भुलैया में उतरने वाले हैं। हाँ, जहां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सत्ता का एक बहुत ही जटिल खेल चलता है। और इसी खेल की वजह से समाचारों में अक्सर 4 नाम गूंजते रहते हैं। एकदम सही। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। हाँ, और ये चारों नाम ना राजनीतिक बहसों और अखबारों के पन्नों में इस कदर उलझे हुए लगते हैं कि एक आम नागरिक के लिए इनका असल ढांचा समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग अक्सर इस बात को लेकर भ्रम में रहते हैं कि आखिर कौन सा कानून कहाँ बन रहा है और असली ताकत किसके हाथ में है। ठीक है, तो चलिए इस पूरी व्यवस्था को आज डिटेल में समझते हैं। आज का हमारा मेन मकसद इसी जटिल ढांचे को डिकोड करना है। बिल्कुल, हम उन बुनियादी नियमों को बाहर निकालेंगे जो इस पूरी व्यवस्था को चलाते हैं। और इसको डिकोड करने की जो सबसे बुनियादी चाबी है ना, वो है सत्ता का एक बहुत ही स्पष्ट भौगोलिक और प्रशासनिक बंटवारा। देखिए, भारत का पूरा विधायी सिस्टम मुख्य रूप से 2 लेवल पर काम करता है। 2 लेवल यानी नेशनल और स्टेट? हाँ, एग्जैक्टली। पहला है नेशनल लेवल, जिसे हम केंद्र सरकार के रूप में दिल्ली से चलते हुए देखते हैं। और दूसरा है स्टेट लेवल, जहां अलग अलग राज्यों की अपनी सरकारें काम करती हैं। अच्छा, तो यही वो बेसिक रूल है। बिल्कुल। जो 4 सदन हमें सुनने में इतने जटिल लगते हैं, वो असल में इन्हीं 2 लेवल्स के बीच बहुत ही लॉजिकली बनते हुए हैं। तो अगर ये पूरा ढांचा केंद्र और राज्य के बैलेंस पर टिका है, तो क्यों ना सबसे पहले नेशनल लेवल का जो सिस्टम है उसे खोलकर देखा जाए? जरूर। जब भी नेशनल राजनीति की बात होती है तो सबसे ज्यादा शोर किस चीज का होता है? लोकसभा का? एकदम सही। लोकसभा, जिसे लोअर हाउस या लोगों का सदन भी कहा जाता है, ये पूरी तरह से देश की आम जनता की सीधी आवाज है। हाँ, चुनाव के वक्त देश का हर वयस्क नागरिक सीधे ईवीएम का बटन दबाकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ भेजता है। और यही जो सीधा चुनाव है ना, यही सदन की पूरी वर्किंग को तय करता है। जब नेता सीधे जनता के बीच से आते हैं तो वो उनकी भावनाओं के लिए सीधे जवाबदेह होते हैं। इसीलिए लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है ना? हाँ, और ये एक टेम्पररी सदन है। टेम्पररी इसीलिए क्योंकि लोकतंत्र में जनता का मूड, उनकी ज़रूरतें और जो पॉलिटिकल वेव है वो बदलती रहती है। बिल्कुल। अगर सरकार अपना मेजॉरिटी खो देती है तो इस सदन को 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। अच्छा, और यहाँ चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज भी 25 साल रखी गई है, शायद इसीलिए ताकि देश के युवाओं और नई सोच को एक नेशनल प्लेटफॉर्म मिल सके। एकदम सही पकड़ा। तो लोकसभा असल में उस लाइव माइक की तरह हो गई जो बिना किसी फिल्टर के सीने जनता के गुस्से, उनकी उम्मीदों और देश के करंट मूड को ब्रॉडकास्ट करता है। हाँ, ये एक बहुत अच्छी एनालॉजी है, लाइव माइक। तो फिर एक और सदन की जरूरत ही क्या है? वो भी एक ऐसा सदन जहाँ जनता सीधे वोट ही नहीं डालती। देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है वो ये है कि भारत सिर्फ कुछ लोगों की भीड़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फेडरल स्ट्रक्चर है। यानी राज्यों का एक संघ। बिल्कुल। लोकसभा पूरे देश की आबादी को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि यूपी या महाराष्ट्र जैसे जो बड़ी आबादी वाले राज्य हैं, उनके पास लोकसभा में बहुत ज्यादा सीटें होती हैं। तो इससे छोटे राज्यों का नुकसान हो सकता है? एग्जैक्टली। ये डर हमेशा रहता है कि केंद्र सरकार में बड़े राज्यों का दबदबा ना हो जाए और छोटे राज्यों के चाहे वो भौगोलिक हों या सांस्कृतिक हित, उनको कुचला ना जाए। अच्छा, तो इसी खतरे को बैलेंस करने के लिए राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद बनाई गई। हाँ, लेकिन राज्यसभा का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है अक्सर। आम लोग वहां वोट क्यों नहीं डालते? विधायक यानी एमएलए ही राज्यसभा के एमपीज को क्यों चुनते हैं? ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम है ना, ये बहुत सोच समझ कर डिजाइन किया गया है। जब आम लोग अपने राज्य में एमएलएस को चुनते हैं, स्टेट लेवल पर। हाँ, तो वो एमएलएस उस स्टेट के हितों के रक्षक बन जाते हैं। और जब वही एमएलएस वोट डालकर राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं, तो असल में वो अपने राज्य की आवाज को दिल्ली में नेशनल लेवल पर भेज रहे होते हैं। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा में जो एमपीज बैठे हैं
वो किसी एक वेव या हवा के दबाव में नहीं आते, बल्कि उन्हें अपने राज्य के लॉन्ग टर्म फायदे के बारे में सोचना होता है। एकदम सही। तो ये सिर्फ एक दूसरा सदन नहीं है, ये हमारे फेडरल ढांचे का एक बहुत मजबूत सेफ्टी कवर है। लेकिन अगर हम इनके रूल्स देखें तो राज्यसभा लोकसभा से काफी अलग है। जैसे मिनिमम एज यहाँ 25 की जगह 30 साल है। ये 5 साल का अंतर क्यों? देखिए, ये 5 साल सिर्फ एक नंबर नहीं है। संविधान बनाने वालों की इसके पीछे एक बहुत ही क्लियर सोच थी। वो चाहते थे कि अपर हाउस में थोड़े ऐसे लोग आएं जिनके पास जिंदगी और राजनीति का थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस हो। जो थोड़ा शांत दिमाग से सोच सके। हाँ, जो उस इमीडिएट पॉलिटिकल शोर शराबे से दूर रहकर कानून के दूरगामी परिणामों को समझ सकें। एज लिमिट बढ़ाना सदन में एक मैच्योरिटी लाने का तरीका है। और इसी वजह से शायद इसे एक परमानेंट सदन भी बनाया गया है। मैंने पढ़ा था कि लोकसभा की तरह राज्यसभा कभी पूरी तरह भंग नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। लेकिन ये सिस्टम काम कैसे करता है? मतलब इलेक्शन तो राज्यसभा के भी होते ही है ना, तो फिर ये परमानेंट कैसे हुई? इसको ना एक लगातार चलने वाली कन्वेयर बेल्ट की तरह समझिए। लोकसभा एक लाइट स्विच की तरह है, या तो वो पूरी तरह ऑन है या चुनाव के वक्त पूरी तरह ऑफ हो जाती है। हाँ, एकदम खाली। लेकिन राज्यसभा में ऐसा कभी नहीं होता। इनके मेंबर्स का टर्म 6 साल का होता है और डिजाइन कुछ इस तरह का है कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए लोग आ जाते हैं। अच्छा, तो सदन में हमेशा 2/3 पुराने और एक्सपीरियंस मेंबर्स मौजूद रहते हैं। एग्जैक्टली और यही व्यवस्था देश के कानून बनाने के प्रोसेस में एक चेन बनाए रखती है। भले ही लोकसभा भंगी क्यों ना हो गई हो, राज्यसभा काम करती रहती है। वाह। तो नेशनल लेवल पर ये चेक्स एंड बैलेंसेस और कॉन्टिन्यूटी का एक कमाल का सिस्टम बन गया। लेकिन भारत इतना विशाल है और हर हिस्से की समस्याएं इतनी अलग हैं कि सिर्फ दिल्ली में बैठकर हर गली मोहल्ले या गांव के लिए नीतियां नहीं बना सकती। और इसी जरूरत ने एक नया रास्ता खोला। हाँ, और यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम स्टेट लेवल पर आते हैं तो हमें एग्जैक्टली वही पैटर्न दिखाई देता है। बिल्कुल एक मिरर इमेज की तरह। हाँ, जो नेशनल लेवल की लोकसभा है, स्टेट में उसकी जगह विधानसभा ले लेती है। काम करने का तरीका एकदम सेम है। हाँ, वही डायरेक्ट इलेक्शन, वही 5 साल का टर्म। और ये भी एक टेम्पररी सदन है जिसे भंग किया जा सकता है, और यहाँ भी मिनिमम एज 25 साल ही है। मतलब आप कह सकती हैं कि विधानसभा पूरी तरह से स्टेट लेवल की लोकसभा है। हाँ, ठीक है। और दूसरी तरफ जो काम केंद्र में राज्यसभा करती है, वही काम राज्य में विधान परिषद का होता है। ये स्टेट का अपर हाउस हो गया। एकदम सही। यहाँ भी इलेक्शन इनडायरेक्ट तरीके से ही होते हैं। मेंबर्स का टर्म वही 6 साल का होता है और एज भी वही 30 साल। हाँ, और सबसे जरूरी बात, ये सदन भी कभी एक साथ भंग नहीं होता। सेम राज्यसभा वाले स्टाइल में 1/3 लोग हर 2 साल में बदलते हैं। तो स्ट्रक्चरली ये एक पूरी की पूरी क्लोन व्यवस्था बन गई। बिल्कुल। लेकिन जब इन सोर्सेस को मैं थोड़ा ध्यान से पढ़ रही थी, तो इस मिरर इमेज वाले रूल में मुझे एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन यानी अपवाद दिखा। किस तरह का अपवाद? देखिए, अगर ये एग्जैक्टली एक क्लोन है, तो फिर विधान परिषद देश के हर राज्य में क्यों नहीं है? आज हर स्टेट में विधानसभा तो है, पर विधान परिषद नहीं। हाँ, ये बहुत ही अहम पॉइंट उठाया आपने। देखिए, जब संविधान बन रहा था ना, तो मेकर्स ने विधानसभा तो कंपलसरी कर दी थी हर राज्य के लिए, लेकिन विधान परिषद को कंपलसरी नहीं रखा। इसे राज्यों की अपनी मर्जी और उनकी जरूरत पर छोड़ दिया गया। और आज प्रैक्टिकली देखें तो भारत के सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है। सिर्फ 6? वो कौन से? बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो बाकी राज्यों के साथ अचानक ये भेदभाव क्यों? क्या उन्हें अपर हाउस की मैच्योरिटी और चेक्स एंड बैलेंसेस की जरूरत नहीं है? देखिए, इसका रीजन ना पॉलिटिकल कम और प्रैक्टिकल ज्यादा है। एक दूसरा सदन चलाने का सीधा सा मतलब है बहुत सारा खर्चा। पैसे की बात है। हाँ, विधायकों की सैलरी, उनके अलाउंसेस और पूरी बिल्डिंग और प्रोसीडिंग्स का खर्चा। इसके अलावा एक और सदन होने से बिल पास होने का टाइम भी लंबा हो जाता है। अच्छा, तो जो छोटे राज्य हैं जैसे कि गोवा या सिक्किम, उनके लिए शायद इतना लंबा चौड़ा और महंगा सेटअप अफोर्ड करना या मैनेज करना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, उनके पास आबादी कम है, तो वहां इसकी उतनी प्रैक्टिकल नीड नहीं है। लेकिन जो बड़े स्टेट्स हैं, जहां करोड़ों लोग रहते हैं, वहां डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें एक अपर हाउस चाहिए ही होता है, ताकि हर छोटे बड़े समूह या एरिया को रिप्रेजेंटेशन मिल सके। एग्जैक्टली।
तो अब तक की इस चर्चा से मुझे ये तो क्लियर हो गया कि ये सब सिर्फ अलग-अलग बिल्डिंगों या किताबी नामों का खेल नहीं है। ये पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बहुत ही क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन है। एकदम लॉजिकल सेटअप है। तो क्यों ना इस पूरी जानकारी को थोड़ा और आसान बनाया जाए। हम एक मेंटल मास्टर चार्ट बना सकते हैं जिससे ये चारों सदन हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएं। इनको 2 टीम्स में बांट लेते हैं। ये बहुत बढ़िया आइडिया है। इससे समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो शुरू करें? हाँ, तो हमारी टीम 1 में आएंगे वो सदन जहां डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, यानी सेंटर में लोकसभा और स्टेट में विधानसभा। ठीक है। इस टीम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सीधे पब्लिक की आवाज है और ये टेम्पररी होती हैं। और इससे भी बड़ी बात, देश या राज्य की जो स्टीयरिंग व्हील या ड्राइविंग सीट है ना, वो इस टीम 1 के पास ही होती है। यानी पावर इनके हाथ में होती है। हाँ, सरकार बनाने की पावर। केंद्र में जिस पार्टी का लोकसभा में मेजॉरिटी होगा वही अपना प्रधानमंत्री बनाएगी, और स्टेट में विधानसभा का लीडर मुख्यमंत्री बनता है। क्लियर। और अब आती है हमारी टीम 2, जिसमें दोनों अपर हाउसेज हैं, केंद्र की राज्यसभा और स्टेट की विधान परिषद। बिल्कुल। और इनकी क्वालिटी क्या हुई? इनडायरेक्ट इलेक्शंस, 6 साल का लंबा टर्म, और ये परमानेंटली चलती रहती हैं। यहाँ अनुभव और कंटिन्यूटी पर फोकस है। और अगर इस टीम वाले कॉन्सेप्ट से देखें ना, तो नामों का कंफ्यूजन भी खत्म हो जाता है। वैसा कैसे? देखिए, नेशनल लेवल पर जो लोग इन सदनों में बैठते हैं उन्हें हम साधारण भाषा में सांसद या एमपी कहते हैं, चाहे वो लोकसभा से हो या राज्यसभा से। हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल। लेकिन स्टेट लेवल पर थोड़ी क्लैरिटी रखनी पड़ती है। विधानसभा में जो डायरेक्ट इलेक्टेड लोग बैठते हैं वो एमएलए होते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान परिषद वालों को हम क्या कहते हैं? उन्हें एमएलसी कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा, एमएलए और एमएलसी, क्लियर हो गया। लेकिन इस सब से एक बहुत ही बेसिक सवाल उठकर आता है। क्या? देखिए, अभी हमने कहा कि असली सत्ता की ड्राइविंग सीट पूरी तरह से टीम 1 के पास है। हाँ। पीएम और सीएम वहीं से आते हैं, पावर उनके पास है। तो फिर इस टीम 2 यानी राज्यसभा और विधान परिषद पर इतना ज्यादा टाइम, करोड़ों रुपए और रिसोर्सेज क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं? बर्बाद? मेरा मतलब है, क्या ये सिर्फ कानून पास होने को धीमा करने और रेड टेपिज्म या लाल फीताशाही को बढ़ाने के लिए नहीं बनाया गया? देखिए, अगर हम इसको बड़ी पिक्चर में देखें तो हमें ये समझना होगा कि किसी डेमोक्रेसी में कानून बनने की स्पीड स्लो होना कोई खराबी या बग नहीं है। नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि यही इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा फीचर है, इसकी सबसे बड़ी ढाल है। अच्छा, ये कैसे? इस जटिल ढांचे को बनाने का आखिरी मकसद सिर्फ फटाफट बिल पास करना नहीं था। इसका मकसद था शक्तियों का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट बैलेंस बनाना। शक्तियों का बैलेंस? क्या हम इसे थोड़ा ग्राउंड लेवल के किसी कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से समझ सकते हैं? हाँ, चलिए एक प्रैक्टिकल सिनेरियो सोचते हैं। मान लीजिए देश में इन्फ्लेशन या महंगाई को लेकर अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा फूट पड़ता है। हाँ, अक्सर होता है। लोग सड़कों पर आ जाते हैं, प्रोटेस्ट होने लगते हैं। बिल्कुल। अब ऐसे माहौल में लोकसभा, क्योंकि वो तो डायरेक्ट पब्लिक पर डिपेंड करती है ना, उस पर बहुत भारी पॉलिटिकल दबाव आ जाता है। हाँ, उन्हें लगेगा कि अगले चुनाव में लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। एग्जैक्टली। अब जनता को खुश करने के लिए हो सकता है लोकसभा रातों रात जल्दबाजी में कोई ऐसा पॉपुलिस्ट या लोक लुभावन टैक्स का बिल पास कर दे जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगे, पर सच्चाई में इकोनॉमिक्स के हिसाब से वो आने वाले 10 सालों में देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह खोखला कर सकता हो। और चूंकि लोकसभा के उन एमपीज को हर 5 साल में उसी जनता के पास वापस वोट मांगने जाना है, तो वो उस करंट गुस्से के खिलाफ जाने का रिस्क भी नहीं लेंगे। एकदम सही पकड़ा। और ठीक इसी खतरनाक पॉइंट पर एंट्री होती है हमारे अपर हाउस की, यानी राज्यसभा की। हाँ, जो एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करती है। राज्यसभा के एमपीज को कल सुबह जाकर आम जनता से वोट नहीं मांगना है, उन पर वो डायरेक्ट ब्लाइंड प्रेशर नहीं होता। ओह। तो जब वो जल्दबाजी वाला बिल राज्यसभा में आएगा तो वो उसे वहां रोक सकते हैं। बिल्कुल रोक सकते हैं। वो उस पर ठंडे दिमाग से डिबेट कर सकते हैं, इकोनॉमिस्ट से राय ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसमें चेंजेस करवा सकते हैं। वाह, ये सिस्टम गारंटी देता है कि कोई भी कानून सिर्फ आवेश में आकर बिना सोचे समझे पास ना हो जाए। यानी ये सदन असल में कानून बनाने की हाईवे पर एक बहुत ही जरूरी स्पीड ब्रेकर की तरह है। अगर हम लोकसभा और विधानसभा को एक रेस कार मान लें जो पूरी स्पीड से भागना चाहती है, तो राज्यसभा और विधान परिषद उन कार्स का ब्रेक है।
क्या बात है, बहुत ही सटीक एनालॉजी है। वो इंश्योर करते हैं कि स्पीड के थ्रिल में कहीं कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए। हाँ। और इसी को पॉलिटिकल साइंस की भाषा में चेक्स एंड बैलेंसेस कहा जाता है, यानी नियंत्रण और संतुलन। ये रूल इस बात की हमेशा गारंटी देता है कि जो पार्टी पावर में है, चाहे उसके पास लोकसभा में कितनी भी ऐतिहासिक मेजॉरिटी क्यों ना हो, वो मनमानी नहीं कर सकती। बिल्कुल, वो बिना बहस या प्रॉपर चेकिंग के अपनी मर्जी देश पर नहीं थोप सकती। हर अहम कानून को दो अलग नजरियों से देखना जरूरी हो जाता है। एक नजरिया जो डायरेक्टली आज के पब्लिक डिमांड से जुड़ा है, और दूसरा वो जो उसके फ्यूचर इम्पैक्ट को देखता है। सही बात। ये सच में आंखें खुलने वाला पर्सपेक्टिव है। आज की इस गहरी चर्चा ने भारत के इस सिस्टम को पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। उम्मीद है आगे से न्यूज में इन चारों के नाम सुनकर इतनी उलझन नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। अब ये स्पष्ट है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद सिर्फ किताबी डेफिनेशंस नहीं है। ये एक जिंदा मशीनरी है। हाँ। एक हिस्सा इंजन है जो गाड़ी को आगे पुश करता है, तो दूसरा हिस्सा उसका स्टीयरिंग और ब्रेक है जो उसे भटकने या क्रैश होने से रोकता है। दोनों जब मिलकर काम करते हैं तभी तो देश की ये बड़ी सी गाड़ी सेफली आगे बढ़ती है। लेकिन इस पूरी डिस्कशन से ना एक बड़ा ही गहरा और थोड़ा अजीब सवाल भी पैदा होता है। कैसा सवाल? जब हम इस पूरे ढांचे के एंड रिजल्ट को देखते हैं तो एक विरोधाभास दिखता है। देखिए, जब एक नेता सीधा जनता के बीच जाता है, उनके गुस्से और जोश से पावर में आता है, तो वो अगले 5 साल के हिसाब से सोचता है। हाँ, उसके कानून अगले इलेक्शन को ध्यान में रखकर बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब कोई रिप्रेजेंटेटिव थोड़ा शांत तरीके से इनडायरेक्टली चुनकर आता है तो उसके पास फ्रीडम होती है कि वो अगले 10 या 20 सालों का सोचे। ओह, क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो नेता सीधे चुने जाते हैं वो अपने टर्म और आने वाले चुनाव में उलझ जाते हैं, और पर्दे के पीछे से आने वाले इनडायरेक्टली चुने लोग ही लंबी रेस के घोड़े होते हैं? यही तो सोचने वाली बात है। क्या हमारे शोर शराबे वाले डेमोक्रेसी में सबसे सॉलिड और लॉन्ग टर्म कानून अक्सर वही लोग बनाते हैं जिन्हें हमने सीधे चुना ही नहीं? ये सच में एक ऐसी बात है जो हमें अपने इलेक्शन सिस्टम और इन स्ट्रक्चर्स पर और गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। और इस सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप खुद इस पर विचार कीजिए।